हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिक्सॉन के बारे में। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी के बारे में तो अगर आप मार्केट में रहते हो तो सुना जरूर होगा। तो हम सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे कि कंपनी क्या करती है, लेकिन एक बार समझाना जरूर है कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी जो फाउंड हुई थी 1993 में, और ये जो शुरुआत की थी EMS सर्विस से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके करती है और वो सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे इनकी जो लोगो है, इनका जो टैग लाइन है, उसका टैग लाइन है द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। जैसा नाम बोल रहा है वैसा ही काम है। ये जो बनाती है इलेक्ट्रॉनिक की जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें बनाती है, वो खुद के लिए बनाती है क्या? ऐसा इनका खुद का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। आप भी अगर देखोगे आपके घर में कोई इनका डिक्सॉन नाम की कोई कंपनी के कोई प्रोडक्ट तो आप यूज नहीं करते हो, लेकिन आपके घर में आपको जान के थोड़ा सरप्राइज होगा, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो यही कंपनी बनाती है। तो किस तरह से बनाते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, एक हम जानते हैं ना बिल्कुल डीवीडी और VCR, वहां से बनाने की शुरुआत की थी। और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी जो आज के टाइम में काम करती है वो है एक प्योर क्या चीज, ये आप देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड उसी के साथ है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ये दो काम करती है। मतलब किसी भी जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सैमसंग ले लेते हैं, LG ले लेते हैं, या फिर कोई हेवल्स ले लेते हैं। ये क्या काम करती है कंपनी, जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारे लिए ये चीज बनाइए। ये कंपनी उन चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जितने भी जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है उसको बना के उस कंपनीज को देती है। ये एक आसान भाषा में हो चुका है। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट समझ सकते हैं, बाकी डिटेल में और भी चीजें वो आपको मिल जाएंगी। तो दैट्स मीन इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी चीजें आप घर में यूज करते होंगे और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, तो ये कंपनीज उन बड़े ब्रांड्स के लिए बनाती है। और उसके बाद बड़े ब्रांड जो होते हैं वो अपने नेम के बेसिस पे उन कंपनीज को सेल करते हैं कंज्यूमर को। अब यहाँ अगर देखोगे इनकी जो यहाँ जाकर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर भी कौन कौन से डिवीजन के अंदर ये कंपनीज काम करती है, तो आप देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके वो भी चीजें बनाती है। होम जो हमारे घर में चीजें यूज होती है उसके भी वो भी प्रोडक्ट बनाती है। साथ ही समय लाइटनिंग सॉल्यूशन, जैसे इनके एक क्लाइंट उनमें से हेवल्स भी हैं, जो उनके जो LED लाइट होते हैं वो भी बनाती है। मोबाइल फोन जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, शाओमी के जो हम फोन यूज करते हैं, टीवी आप देखते हो, तो मैक्सिमम चीजें जो होती हैं शाओमी की यही कंपनी बनाती है। तो इससे आप समझ पा रहे हो कितनी सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। रिवर्स लॉजिस्टिक भी है, मेडिकल की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो भी बनाती है। एंड आपके घर में जो डेली यूज होता है सेट टॉप बॉक्स, वो भी यही कंपनी बनाती है। तो आप समझ सकते हो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है कितनी डाइवर्सिफाइड है। और आपको जान के हैरानी अब होगी कि ये काम जो करती है इंडिया में एक मोनोपोली है, कोई दूसरी कंपनी ऐसा करती ही नहीं है। यानी मैक्सिमम जितनी बड़ी कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, उन सभी के प्रोडक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करती है। अब एडवांटेज क्या है इस कंपनी में इस वक्त? सबसे पहले जो इंडिया चाइना का टेंशन हुआ है कोविड की वजह से, पूरे वर्ल्ड लेवल पर टेंशन हो चुका है चाइना के साथ, तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम चीजें जो इससे पहले बनती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें चाइना में बनती थी। लेकिन जब से चाइना में ये हो चुका है, अब मैक्सिमम वहां से जो बिजनेस है जो वहां से शिफ्ट हो चुका है, कुछ एक आधा या फिर अच्छा परसेंटेज इंडिया की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ इंडिया में अपनी जो फैक्ट्रीज लगा रही हैं, अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और इंडिया में अगर काम कराना है तो ऐसे काम कौन करता है? एक ही कंपनी करती है, उसका नाम है डिक्सॉन। तो वहां से इनका पहला बेनिफिट है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम निकाली है, आप जानते हो कि PLI स्कीम, उसके वजह से इन कंपनीज को मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। तो उसके बेसिस पे इनको इंसेंटिव मिलेगा। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप कोई चीज आपको बेच रहे हो इंडियन कंज्यूमर को, तो ऐसा नहीं, और उसको आप बाहर बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर को बेच रहे हो, कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो आपको उसकी जो जो प्रोडक्शन है वो भी इंडिया में ही करना होगा। तो ऐसे में बाहर की कंपनी कुछ यहाँ आएंगी, या फिर इसको सैमसंग जो डिक्सॉन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा बाहर की कंपनीज को। दैट्स मीन अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी है। अगर हम सैमसंग की बात करें, सैमसंग बैठती है वहां और ये बैठती है इंडिया में,
तो दैट्स मीन अगर सैमसंग को अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचने हैं तो दैट्स मीन एज पर द गवर्नमेंट जो पॉलिसी है पीएलआई स्कीम, उसके बेसिस पे उनको अपने प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाने होंगे। और इंडिया में अगर करवाने वो खुद तो आएंगे नहीं, और उनके लिए तो इंडिया में एक ही है चीज़, डिक्सॉन। तो इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा डिक्सॉन को, और डिक्सॉन उनके लिए बनाएगी और उसके बाद चीज़ें यहाँ बिक सकती है। और ऐसी कुछ स्कीम है पीएलआई स्कीम। तो वैसे ही बहुत सारे कंपनीज हैं जो जिसके बेसिस पे डिक्सॉन को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए शेयर किस तरह से भागा है, क्या है इसके फंडामेंटल, हम बात जरूर करेंगे। साथ में ये जरूर बात करें क्या इस वक्त ये शेयर ओवरवैल्यूड हो चुका है या फिर नहीं, वो भी जरूर देखेंगे। इससे पहले हम बहुत दूर जाएं इस कंपनी को जानते जानते, सबसे पहले एक जो रीसेंट न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, यानी कि उस सेगमेंट के अंदर काम करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वहीं इसमें क्या है कि जो रीसेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, ये कंपनी ने जब देखो भारतीय एंटरप्राइज के साथ एक इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। फ्रॉम जॉइंट वेंचर किस चीज़ के लिए, तो मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए। अब आप समझ सके उनके लिए भी जो प्रोडक्ट होंगे ये भारतीय एंटरप्राइज के लिए, उसके भी ये जो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग के प्रोडक्ट होंगे ये कंपनी ही बनाएगी। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला एक मोनोपोली बिजनेस है, और दूर दूर तक अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो एज सच कॉम्पिटिटर। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो कुछ रेशियोज तो हमारे दिमाग में होने ही चाहिए, या फिर वो हमारे जो भी रूल्स होते हैं उससे फिट बैठने चाहिए। सबसे पहला, किसी भी कंपनी या तो डेट फ्री हो या फिर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जितना कम से कम हो। अगर 0.50 से ज्यादा है तो चिंता का विषय बन जाता है, और एक हो तो बहुत ही डेंजरस साइन हो जाता है। पर एज ऑफ नाउ आप यहाँ देखो 0.15 है, दैट्स मीन एक नेग्लिजिबल है, आप इसको बोल सकते हो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। वहीं बात करें आरओसी की बात करें तो आरओसी आप देखोगे पिछले 5, 3 और 1 साल में एक जो बेसिक पैरामीटर माना जाता है तो 20 से ऊपर हो, अच्छा है 20 से ऊपर। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ कि काफी टाइम से ये आपको उससे ऊपर ही मिल रहा है, 33 के आसपास भी करंट में चला है। दिस इज अगेन वेरी गुड साइन। नेक्स्ट बात करें आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। अब आप देखोगे 5 साल, 3 साल, 1 साल, इसका भी जो एक पैरामीटर होता है एटलीस्ट 20 तो हो, लेकिन वहां पे भी आप देख रहे हो 25 का। जो फाइनेंशियली जो फंडामेंटली बता रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छी चीज है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, एक होता है सेल्स ग्रोथ, क्या इसकी सेल्स आ रही है। आप देखो किस तरह सेल्स तो बढ़ी पिछले 5, 3 और 1 साल में एक बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ी हुई नजर आ रही है। प्लस हमने जो अपने इंडिया में हमने देखे चाइना का जो चाइना टेंशन है उससे फायदा मिला है, गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उससे फायदा मिला है, एंड ये तो मोनोपोली बिजनेस है ही। अगर इतना ही अच्छा बिजनेस है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए, यानी नंबर्स के फॉर्म में अगर हम सबसे पहले देखें ये 2017 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा आपके सामने है। और इस वक्त आप देखोगे सेल्स के सबसे पहले नजर डालेंगे, सारे नंबर सीआर में है आपको 2457 सीआर इसने 2017 में पोस्ट किया, उसके बाद 2842 और उसके बाद 2984, और इसके बाद जो सबसे बड़ी जंप आई है 2020 में। ये वही साल है जब ये शेयर बिल्कुल बहुत ही तेज भागा है, क्योंकि ये जो टेंशन आई थी चाइना से सारा बिजनेस शिफ्ट हुआ था इस तरफ, और गवर्नमेंट का भी फोकस एंटी चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करो, उन सब चीजों से फायदा मिला बहुत ही ज्यादा इस कंपनी को। इसीलिए आपको ये जो सेल्स के नंबर हैं डबल होते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ बात करें 48, 61, 63 और सीधा आप यहाँ देख सकते हो डबल हो चुके हैं, यही वो रीजन है। अब हमने पूरे 4 साल में देखा, सिर्फ 1 साल की बात करें, अब आप यहाँ देखोगे पिछले मार्च से लेकर इस मार्च तक का, अगर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर देखें तो 28 करोड़, और उसके बाद बहुत बड़ी एक डिप आई थी, सिर्फ 2 करोड़ की डिप आई थी। आप देख रहे हो जब असली रिजल्ट आए थे आफ्टर कोविड जून क्वार्टर में, एंड उसके बाद 52 एंड उसके बाद 62, यानी कि इसने 2020 में भी अच्छा किया, लेकिन कोविड की जो मार झेलनी पड़ी वो सभी को झेलनी पड़ी, ये कंपनी उससे बच नहीं पाई। क्या यहाँ हमें कुछ ऐसा रेड फ्लैग दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में? अगर समझने की कोशिश करें, आप मार्च में देखोगे 36 से लेकर 35 तक ऑलमोस्ट 1% के आसपास जो प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को सेल किया, लेकिन एफआईएस की बात करें 10%, 12%, 16%, 20%, यानी एफआईएस जो है अपने जो होल्डिंग है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, एंड डीआईएस की बात करें 22, 21, 17, 15, और डीआईएस जो है अपनी होल्डिंग को कट करते हुए जा रहे हैं। तो यानी एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। अगर दोनों एक ही तरफ जाते तो हमें थोड़ा सा लगता, बट एज ऑफ नाउ उतनी चिंता का विषय नहीं है। बाकी वैल्यूएशन कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कितना अच्छा कितना बुरा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने नजर जरूर डाला था, क्या कोई प्लेज है, ये भी देखने वाली बात जरूर हो जाती है। क्या कोई शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे हैं कुछ भी परसेंटेज, यहाँ हमको एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जो तो एक अच्छी बात है।
कंपनी का रेवेन्यू हम देख चुके हैं, लेकिन अगर ये देखोगे आप किस तरह से 2020 में जो बड़ा है, एक बड़ी सी बार आपको दिख रही है, वही बता रहा है आपको बड़े टाइम फ्रेम में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया। उसका रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन वहीं प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी आपको यहां से डबल हो चुका है पिछले 4 साल में। 0.4, 0.6, 0.6 एंड 0.12 ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मार्केट में बैठे एनालिस्ट के सुने तो 76% एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन आपको क्या करना है, आप एक बार जरूर पूरे थॉरली इसके एनालिसिस कीजिए या फिर अपने एडवाइजर जिनसे भी आप पूछते हैं उनके एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिए कि इसमें करना क्या है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को किस तरह से रिटर्न बना के दिया आप यहां देख पाओगे। 3 साल में 412%, कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 2 साल में आप देखिए 688% और 1 साल में पिछले मार्च से लेकर अभी तक 389, यानी कि आपका 1 लाख को ऑलमोस्ट 4 लाख बना दिए थे। 4 लाख तो प्रॉफिट हो ही गया, 1 लाख आपको कैपिटल था। आप समझ लीजिए किस तरह से प्रॉफिट भी है। 6 महीने भी इसने आपको 121, यानी कि गजब, और 3 महीने में 22%। अगर आपको शेयर कहीं पे रेड निशान दिख रहा है तो वह आपके 1 महीने में माइनस ऑलमोस्ट 3.5% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, आप सोचिए इसके बारे में, वैल्यूएशन जरूर कीजिए। अगर हम यहां चेक करने की कोशिश करें क्या बता रहा है, एक बेसिक जो पैरामीटर होते हैं, इंडस्ट्री पी है 76 के और ये आपको मिल रहा है 159 का, यानी कि 100 से ऊपर इसका जो पी है वो पहुंच चुका है। जो हमने ग्रोथ तो देखी, ग्रोथ तो बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर पी थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा तो लगता है, मुझे तो ज्यादा लगता है, हो सकता है। ऑल्दो सब कुछ अच्छा होने के बाद, रिजल्ट अच्छे होने के बाद, ये मोनोपोली बिजनेस होने के बाद भी, गवर्नमेंट की स्कीम, पीएलआई स्कीम होने के बाद भी, लेकिन जो ये भागा है ये उसी चीजें, मुझे लगता है मैक्सिमम चीजें इसमें फैक्टर इन हो चुकी हैं। थोड़ा मोड़ा शेयर और भागेगा, ऐसा नहीं है कि यहां से क्रैश करेगा, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा चीजें हमें यहां समझने की कोशिश है। एंड दूसरी बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हैं। आखिरी दिन की अगर डिलीवरी की बात करें तो आप यहां देखोगे 41% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। तो ऐसे में सबसे पहले जो 2 रेड फ्लैग मुझे दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ, सबसे पहले क्या है, इसका पी यानी 100 प्लस पहुंच गया, तो एटलीस्ट थोड़ा तो होता कम, उससे भी ज्यादा पहुंच गया। 100 प्लस तो कुछ भी नहीं कर रहा, 150 चला गया, यानी डबल चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रेड फ्लैग मुझे लग रहा है। दूसरा जो है दूसरा हमने इसका देखा तो एफआईएस एंड डीआईएस का, एफआईएस तो खरीदते जा रहे हैं, डीआईएस जो है अच्छे खासे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो 22 से 15 उन्होंने अपनी होल्डिंग कर दी है। 2 चीजें हैं, कब एफआईएस निकल सकता है उसके ऊपर भी हमारा विषय, एक चिंता का विषय तो बना रहता है। और फिर ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत ऊपर के लेवल पर फंस जाए। कुछ टाइम पहले आप जानते हो स्टॉक जाते जाते 20,000 तक टच कर गया था, वहां से स्प्लिट हुआ है, अभी अगेन आपको अराउंड 3,750 के आसपास मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि स्प्लिट क्यों हुआ था। क्योंकि जब कोई भी स्टॉक 20,000 तक हो जाता है तो जनरली एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर उसको बाय नहीं कर पाता है, बाय भी कर पाता, सपोज एवरेज करने की बारी है तो उसको आप एवरेज करने के लिए अगेन 20,000 रुपए चाहिए होते हैं, जो एक रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है, दूसरा ट्रेड, उसमें वॉल्यूम कम क्वांटिटी में आने शुरू हो जाते हैं, ट्रेडेबल नहीं रह जाता कोई भी स्टॉक। तो उसको ट्रेडेबल बनाने के चक्कर में के लिए और उसमें अच्छी ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो सके, इसलिए किसी भी स्टॉक को रीजनेबल प्राइस में इतना रखा जाता है जहां पर हर कोई एक थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके, इसलिए इसको 3,000 अभी ये इस प्राइस पे आया हुआ है। अदरवाइज आप सोचिए 20,000 पे अगर आप उसको एवरेज करना होता है तो कैसे करते हैं, इसलिए, और वहां पे हर एक रिटेलर या फिर बिगनर बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो दो जो रेड फ्लैग मुझे दिखते हैं वो मैंने बता दिया। आप चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बता दीजिए क्या आपको इस वैल्यूएशन के ऊपर ये चीज आपको अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ये डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। जो बियर होगा वो हर प्राइस पे बियरिश बातें करेगा, और जो बुल होगा वो हर वक्त, वो तो होता ही है। यहाँ हम देखें इसके परफॉर्म के ऊपर देखेंगे किस तरह से इसमें एक बुल रन आया हुआ है। आप इजिली यहाँ देख सकते हैं, जून है, उससे भी पुराना डेटा है, और हर एक जो कैंडल है आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर हमने रेड लाइन जो लगाई है ये कभी भी अपने रेड लाइन तक पहुंची नहीं है, जो इसके 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमेशा अगर मैं इसको और छोटे में अगर ड्रॉ करता ना तो 10 के आसपास ये चलती, 10 और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही चलती। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये स्प्लिट दिख रहा है आपको, बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है, इस दिन हुई थी स्प्लिट, और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही चल रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश कर,
इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3250 के अराउंड। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा वनडे के ऊपर चलेंगे। आप यहाँ देखोगे यहाँ पर तो इस वक्त जो शेयर है इसने अपने 20 को भी ब्रेक कर दिया और 50 को भी नीचे आ गया था एक पल के लिए। लेकिन जैसे ये कैंडल बनी आप देख रहे हो जिसके बिल्कुल ये हैमर की तरफ बनी थी, यानी कि पहले इसको नीचे प्राइस आया था लेकिन वहां से बुल्स की एंट्री हुई और इस प्राइस को ऊपर लेके गया। उसके बाद अब यहाँ पे देख रहे हो जो बिल्कुल इस वक्त एक चैनल में काफी टाइम से चैनल में घूम रहा है। ऑल्दो आप यहाँ देखो बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट हुई नहीं है, एक चैनल में ही घूम रहा है यहाँ पर। तो इस वक्त क्या हो रहा है, ये 20 है और ये 50 है, बिल्कुल उसके डॉट पे है। अगर इसको ब्रेक करके 20 को यानी रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसका सपोर्ट जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आने वाला वो है 4000 का और उसके बाद ये अपने अप ट्रेंड की जर्नी को चालू करेगा। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बट रिजल्ट आने वाला Q4 का उस हिसाब से चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन दूसरी बात देखें, अगर ये नीचे आता है आपको अगेन हो सकता है आपको 3500 के प्राइस मार्केट क्रैश करता है। आप जानते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, अब Q4 का टाइम आ चुका है तो ऐसे में मार्केट और भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, मार्केट टूटेंगे, शेयर टूटेंगे। और इसमें जो तेजी आनी थी, जो स्कीमें थी, वो आधी चीजें तो फैक्टर इन हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर ये थोड़ा आपको नीचे की कभी भी किसी भी गिरावट पे मिल जाता है, ये 3100 या 3000 अगर बता रहा हूँ यहाँ आता है तो वो इसका एक बेस्ट बाय यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज प्राइस हो सकता है, प्राइस जो पी होगा, री रेटिंग होगा आफ्टर Q4 जिस हिसाब से रिजल्ट आएंगे हो सकता है हमें वो री रेट हो जाए और आपको कंफर्टेबल प्राइस वो चीजें दिख सकती हैं। तो उस पर अभी पहले से कमेंट करना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी, बट हाँ एज पर एक्सपेक्टेशन की रिजल्ट तो अच्छे ही आएंगे इसका। उस हिसाब से देखने किस हिसाब से पी की री रेटिंग होती है या फिर उसके बाद क्या चीजें नई या फिर बदलते हुए नजर आती हैं। तो ऊपर के लेवल आपको बता दें, जैसे ही अपने ये जो लेवल है उसको ब्रेक करता है दिस लेवल जो रेड लाइन दिख रही है तो इसको फर्स्ट, लेकिन एक्चुअल इसमें तेजी आएगी जब 400 को ब्रेक करेगा। तो 400 लेवल एक ऐसा है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। आफ्टर दैट आप देख सकते हो 400 टाइम को इसने कितने टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश की थे, लेकिन जब ब्रेक किया तभी गया, लेकिन उतना ऊपर भी नहीं, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी लंबी शेडो ऊपर की, तो वो एक लेवल हो चुका है इसका सेलिंग जोन, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। 4000 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और नीचे के लिए मैंने आपको बताया बेस्ट बाइस का क्या हो सकता है, वो अगेन यही हो सकता है आपका 300 ये 3000 तो 3100 के आसपास। तो इन दो लेवल पे हमें नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट। नीचे के लेवल तो तभी दिखाई देंगे जब मार्केट क्रैश करे या फिर कोई बुरी खबर आती है, तब आपको इसको नजर पर रखना चाहिए। अदरवाइज 4000 के ऊपर ये आपको बिल्कुल रॉकेट होता हुआ नजर आएगा। तो बोथ साइड के लिए मैं रेडी हूं। वैल्यूएशन जो थे वो भी बताए, दैट्स मीन 360 डिग्री पे आपको जो चीजें थी, जो रेड फ्लैग है वो भी बता दिए। डीआईज ने और बेचते जा रहे हैं, एफआईज कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चल सकता है, वो एक चीज है। बट हाँ दे आर इंटरेस्टेड, उन्हें पता है कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो भी एक चीज है, मोनोपोली है, पीएलआई स्कीम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और ये काम जिस हिसाब से करती कोई दूसरी कंपनी ऐसा नहीं करती। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो उन दोनों चीजों को आपको नजर में रखना पड़ेगा फंडामेंटल के बेसिस पे। वहीं अगर हम टेक्निकल के बेसिस पे देखें तो लेवल्स इन सपोर्ट हम जान चुके हैं। अब सवाल इंपॉर्टेंट, खरीदें ना खरीदें, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है जिस चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो आपके लिए अगर ये लेवल हो सकता है बहुत ही बिल्कुल जस्ट, आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है तो 3500 का ही आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल आते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आपके पास, अगर आप फ्रेश खरीदना भी चाहते हैं तो अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं करंट लेवल पे, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन आपका टाइम होराइजन बिल्कुल लंबा होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि तो आप 2 महीने में निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑलरेडी Q4 का सीजन आ रहा है, बहुत सारे मार्केट में उठापटक जरूर रहेगी, तो इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी आप लेना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल रेडी होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बने इस करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू नाउ। और थर्ड चीज, आप चाहें तो Q4 का रिजल्ट आने दे सकते हैं, उसके बाद अगर आप डिसीजन बनाना चाहेंगे तो आपको पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन पिछले 3 कैंडल की हम बात करें, 1 2 3, यहाँ पे बुलिश मोमेंट है हमको बरकरार होता नजर आ रहा है। पिछली दो जो कैंडल की बात करें, ये जो छोटे छोटे आपके दिख रहे हैं डोजी है, इसके बेसिस पे हम कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते हैं, यानी कि जहां पे मार्केट शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, इसलिए वहां पे एक डोजी बन गए 2 दिनों से। देखते हैं इसे नीचे क्रैक करता है या फिर उसे ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक भी जरूर कर दिया होगा, नहीं किया तो लाल बटन दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे आप हमारी तरफ से अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।